बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MUL TV पर आपका मेज़बान मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप परेशान ना होइए। हमने पूरा महीना आपसे बड़े संजीदा मौज़ूआत पर बात की। ऐसा नहीं है कि रेहान मिर्ज़ा सिर्फ संजीदा मौज़ूआत पर ही बात करता है। आपकी तबीयत की खुशनुदी के लिए, आपको खुश करने के लिए भी आज बहुत सारी बातें होंगी। क्यों होंगी आप जानते हैं, हमारा सेट देख रहे होंगे। ईद उल फित्र का खूबसूरत मौका है और क्यों ना आगे जाकर आपको मुबारकबाद दी जाए। अभी मुबारकबाद नहीं देता, अभी मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि हमने रमज़ान में जो बातें की थी उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। मैंने आपसे कहा था कि ईद पर मज़े भी करेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे, खाने पीने हमने रमज़ान में रोक दिए थे और खैर अफ्तार में बहुत कुछ खाते भी थे, ये आप भी जानते हैं, और खानों का एहतमाम भी आज किया गया है। ये मुझे इल्म नहीं कि मेज़बान इस प्रोग्राम का जो है बहुत मासूम है। आप जानते हैं, आपसे बहुत सारी बातें क्योंकि मेरी दिल की होती हैं, अब मुझसे वो खाने जो हैं दूर रखे जाएंगे या मुझ तक भी पहुंचाए जाएंगे। बहरहाल आप सबको मेरा ख्याल है इसकी मुबारक दे देनी चाहिए। तो मेरे नाजरीन, और पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जहां हमें देखा जा रहा है, MUL TV की पूरी टीम आपको ईद की मुबारक पेश करती है। नाजरीन, ईद का मौका मोहब्बत का, प्यार का और रवादारी के तबादले का मौका है। ये दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है और रमज़ान मुबारक जो तमाम लोग, तमाम मुसलमान जिस खूबसूरती से गुजारते हैं, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तरफ से एक इनाम, एक गिफ्ट देता है, तोहफा देता है कि मुसलमान इस ईद को एंजॉय भी करें, इस ईद पर महब्बतें भी बांटें और तमाम रिश्तेदारों से, दोस्तों से मुलाकातें भी करें। हम जिस तरह परदेसी हैं और पाकिस्तान में इसी तरह रहने वाले दीगर परदेसी लोग, वो दुनिया भर से फिर अपने घर में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। तो और जो नहीं जा सकते, पाकिस्तान से बाहर मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उनकी खिदमत में ईद की मुबारक भी और उनके लिए दुआएं भी कि वो बाहर रहकर पाकिस्तान का खूबसूरत इमेज जो है वो पेश कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत मैं कह सकता हूँ शरीफ मेज़बान है, मेरे को होस्ट हैं, मेरे दोस्त हैं मोहम्मद अली राजा। सुभान अल्लाह, राजा भी हैं और शरीफ भी हैं। क्या खूबसूरत इम्तिजाज है। कैसे हैं अली भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए रेहान भाई? ईद कैसे गुजर रही है जनाब? रेहान भाई, ईद आपके सामने ही है कि ईद के दिन भी हम शो कर रहे हैं, इससे बड़ी अच्छा, और नौकरी के लिए हम यहाँ आए हैं ईद के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत जबरदस्त। लोग अपने घरों में बैठे हैं और आप यहाँ बैठे हैं। हम लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ला सके। तो ईदी इकट्ठी की है या नहीं की अभी? ईदी तो रेहान भाई बचपन में ही होती है, अब तो दौर नहीं है कि अब तो बस देनी होती है ईदी। यानी आप बूढ़े हो गए हैं? नाज़रीन, ये मेरा जो भाई है ना, ये बूढ़ा हो चुका है, ऐसा ही है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है रेहान भाई, लेकिन बचपन की जो ईद होती है वही यादगार रहती है और उसी में ही ईदी जमा होती है। मैं तो नाज़रीन अब भी बचपन में हूँ, ठीक है ना। मुझे आपका आप चाहते हैं कि आपको ईद दी जाए? मैं तो आपसे भी लूंगा, मेहमानों से भी लूंगा। मेरा ख्याल है बहुत सारी बातें हो चुकी, मेहमान भी मौजूद हैं और मेहमानों का तारुफ मैं आपकी खिदमत में रखूं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मेहमान नाराज हो जाएं कि यार ये दो जो लोग हैं इतने बातूनी हैं कि आपस में ही लगे हैं और बातचीत नहीं कर रहे, हमसे नहीं कर रहे, हमें बुलाकर हमारा तारुफ नहीं कराया जा रहा। बहरहाल मैं मेहमानों का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहली शख्सियत लेडीज फर्स्ट के कुलिये पर अमल करते हुए मोहतरमा आमना उल्फत साहिबा, खवातीन की तालीम और तरक्की के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेहतरीन किरदार पाकिस्तान में आपको नजर आएगा। साबका MPA भी रह चुकी हैं और मैंने बेपनाह इनकी जो खिदमात हैं, मैं चाहूँगा कि मैं इनसे ही पूछूंगा, जब इनसे बातचीत होगी तो मैं इनसे पूछूंगा कि कौन कौन सी जिहाद में ये अपनी खिदमात पेश कर रही हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये बताती चलूं, सबसे पहले तो ईद मुबारक MUL को और जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को और आप सब लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, मुस्लिम को। और उसके साथ साथ मैं ये बताती चलूं कि मैं अपना बैंक घर खोला हूँ, मैं ईद लीजिए। एक उम्मीद जो है मेरी खत्म हो चुकी है, एक उम्मीद जो है वो मेरी दम तोड़ चुकी है। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ चलते हैं, मैं देखता हूँ अब वहां से क्या जो जवाब है। पहले ही सवाल के जवाब में मुझे मिल जाएगा, अभी तो खैर मैंने कोई तलब नहीं किया। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद खां हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, जिना मेडिकल कॉलेज लाहौर। पाकिस्तान में जो जो इस शोबे से वाबस्ता है वो आपको जानता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको भी ईद मुबारक और इंशाल्लाह आपको ईदी जरूर मिलेगी। क्या बात है। ये टैबलेट्स लेंगे आप?
جی دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری محنت کا جو اجرت ہے وہ دیکھنے میں مل گئی ہے. ابھی کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے, اب ان کا کہنا ہی کافی ہے. ناظرین یقین جانی میں نے لینی نہیں تھی, بس یہ انہوں نے جو کہہ دیا نا ہمیں عیدی مل گئی. آپ کا سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ, آپ آئیں عید کے دن تشریف لائیں, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ تشریف لائے. عید کے دن تو بہت مشکل ہوتا ہے وقت نکالنا. ڈیفینیٹلی آپ نے عید جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے, لیکن یہاں آپ جیسے پیارے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ایک ذات کی بات ہے. ہم لوگوں نے اپنی نماز پڑھ کے ہم لوگ سیدھے ادھر آ گئے, ہم نے سویاں بھی نہیں کھائی اس لالچ میں کہ آپ نے کہا تھا کہ سویاں کھلائیں گے. لیکن ابھی تو مجھے بھی نہیں کھلائے. ہمارے ساتھ جو نہیں دیکھے یہ وقت کی پابندی بھی نہیں کرتے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں نا زیادتی, اب آدھا دن تو یہ گزر جائے گا تو باقی ہم گھر والوں کے ساتھ کیا کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے سر کہ انہوں نے پھر ہمیں جاتے ہوئے کھانا دینا بھی نہیں ہے, ایسے ہی بھیجنا ہے. دیکھیے اچھی بات ہے, اسی لیے پورا مہینہ آپ کو پریکٹس چلیں گے, سمارٹ رہیں گے نا. اور آپ کی جو صحت کا راز بھی یہی ہے جی, کیونکہ اگر آپ کو ہم ہر جگہ سے گھر سے بھی کھا کے آئے اور ادھر آ کے بھی کھا لیا تو پھر بھائی اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہوگا, اور موٹاپا جو ہے 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے. دیکھیں ہمارے ناظرین آج کھانا پینا چاہتے ہیں, نہیں ضرور کھائیں لیکن اعتدال پسندی جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ریزن بیہائنڈ کہ جب ہم اوور ایٹنگ, دیکھیے آپ نے ایک سیٹ پیٹرن فار لاسٹ 1 month کیا ہے, اور اب آپ یکدم اگر آپ اس کو آرام سے کھائیں گے نو ایشو, لیکن اگر آپ بہت زیادہ کھا لیں گے تو انڈیجیشن ہو جائے گی اور پھر وہ ملٹیپل ایشو. تو ڈاکٹر صاحب یہ افطاری میں ہماری قوم کیا کرتی ہے, آپ یہ بھی تو دیکھیں, ہم تو ٹوٹ پڑتے ہیں. جو زندگی بھر نہیں ہم نے سموسے پکوڑے اور کھائے ہوتے, وہ ہم نے صرف افطاری میں کھانے ہوتے, اور اس کے بعد ہم نے اگلے سال افطاری میں کھانے ہیں. تو وہ روزے کی روح تو ہم ویسے ہی افطاری کے وقت ختم کر دیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں. خیر ویریبل ہے. نہیں, اس کے بعد روزے کے بعد آپ افطاری کے بعد لوگوں کا حال نہیں دیکھتے. ٹو بی آنیسٹ وہ میں تو سال میں کوئی 5 سے 10 سموسے کھاتا ہوں. سال میں 5 سے 10 جی, اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے شاید پورے سال میں 1 کھایا ہوگا. میری صحت سے شاید آپ کو نہیں لگے گا لیکن میں نے پراٹھا بھی کوئی نہیں کھایا, ایک بھی نہیں کھایا. کیسے افطاری کرتی تھی میں بس میں جو کھانا ہے جو پکتا ہے گھر میں وہ میں کھاتی تھی افطاری کے وقت, اور ساتھ باقی سب کے لیے پکوڑے بھی بنتے ہیں, دہی بلے بھی بنتے ہیں, فروٹ چاٹ بھی بنتی ہے. فروٹ چاٹ میں لے لیتی ہوں, دہی بڑے تھوڑے سے لے لیے, لیکن وہ جو اسی سے بینڈ بچ جاتا. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی تبدیل ہوتا ہے افطاری سحری کا پیکیج, یا دیکھیے بات یہ ہے نہیں ڈاکٹر کا دل لیا تھا پہلے ہم انسان پھر ڈاکٹر. ہاں, جہاں تک بات یہ کہ مطلب میں نے دس ایئر, اس سے پہلے نہیں, مطلب اس سال میں نے ایک چیز چینج کر کے دیکھی کہ شام افطاری کے بعد جو کہ ہم نارملی جیسے میم نے کہا کہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا, اینڈ دین دہی بلے اور فروٹ چاٹ, اور اس کے بعد میں اپنا کلینک کرتا ہوں, اور آ کے کسی دن دل کرتا ہے بھوک فیل ہو رہی ہو تو تھوڑی سی ہاف چپاتی, نہیں تو وہ بھی نہیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے میم کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی کھایا, اور اس کے ساتھ جو اپنی ایز اے روٹین جو کہ آپ کی کھانے پینے کی روٹین ہے, مطلب جتنا کھانا ہے عام دنوں میں کھانا وہ بھی کھانا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا تھا روزوں میں تو وزن بڑھ جاتا ہے, کم کیسے ہوگا, لیکن دس ایئر تھینکس گاڈ 2-4 کلو کم ہوا ہے, بہتری آئی ہے. سحری میں بھی ہم لوگ موسٹلی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں, جو خاص طور سے ہمارے یہاں معاشرے میں بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ان ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں, زیادہ ناخواندہ لوگ ہیں, ان کو دین کی بھی صحیح طریقے سے نالج نہیں ہوتی. یہ تو آپ لوگ یہاں پہ منہاج القرآن میں بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں, دین کی لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے نا, جب تک کہ پراٹھا نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی سالن نہ ہو, اس کے ساتھ پتہ نہیں گھی لازمی ہو اور دہی بھی ہو اور نامعلوم انواع اقسام کی چیزیں نہ, اس وقت تک روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا. اور جب تک پکوڑے سموسے نہیں ہوں گے افطاری, یہ کانسیپٹ ہے. تو وہ بیچارے آ کے کہیں گے لو جی اسی دے غریب بندے ہیں گیا, اسی کس طرح روزہ رکھیے. میں نے کہا آپ لوگ روٹین میں کیا کھاتے ہیں, صبح ناشتے میں کرتے ہیں نا ناشتہ,
घर से नाश्ता करके आप मजदूरी पे निकलते हैं, आप अपने सारा दिन गर्मी में खड़े होके आप ईंटें भी ढोते हैं, सारे काम करते हैं, तो ये वही नाश्ता, वही आपकी सहरी है, बस उसमें एक खजूर ऐड कर लीजिए, बस अल्लाह खैर सल्ला। होना यही चाहिए, होना यही चाहिए। और अफ्तारी भी हमारा रूटीन का जो खाना हम खाते हैं घरों में वही होना चाहिए, और उसके साथ आप खजूर रख लें। चलिए आप ज्यादा ज़ाहिर रिहाइड्रेट हुई होती है बॉडी, मेरी तो नहीं हुई कभी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके साथ कोई आपने शरबत बना लिया या हल्की फुल्की कोई ऐसी चीज रख ली, वो जो हम बेताशा जब खा लेते हैं ना, फिर अमूमन लोगों से तराबियां भी नहीं पड़ी जा रही होती है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता, निढाल हो रहे होते हैं, बीमारी का सबब बनती है चीजें, फिर बाजार से चीजें मंगवा के खाना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको क्लियर होना चाहिए कि लाजमी। फिर ये जो इश्तहारात है ना जो टीवी वाले दिखाते हैं अनवर इकसाम के खाने, ये सहरी में बनना है, ये उन लोगों को और ज्यादा वो मिलती है एक कि इसीलिए उन्होंने कहा से आपके लिए सवैयां भी गायब कर दी। हाँ बस ये जुल्म हुआ। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो इसमें चीनी की मिकदार इन्होंने ज्यादा की होगी, इसलिए हमने गायब कर दी। ये तो अब आप लोग अपने आप को बचा रहे हैं। मेहमान नवाजी नहीं, मेहमान नवाजी का हुक्म तो अल्लाह ताला ने दिया है कि जब कोई मेहमान आए तो उसको आप ईद पे सवैयां करें, मीठी चीजें। अच्छा फिर आज कुछ नहीं मिलने वाला इनकी तरफ से। जाहिर है घर में भी कुछ ना कुछ बना होगा और आपने तो पहले बताना था ना, हम खा के आते। चलिए हाँ, ये गलती बहरहाल हमसे हुई है। डॉक्टर साहब, मैंने ये जो रमजान गुजारा है तो तकरीबन अफ्तारी में मैंने मलाई बोटी समोसे मुझे बड़े पसंद थे, हमारे साथ मिलते थे, तो वो मैं खजूर से तो शायद कभी कभार अफ्तार किया हो, तो एक जूस मेरे पास होता था, वो भी टैंग। ठीक है, खैर मेरी वैसे इनकी सेहत से तो नहीं लग रहा, तो इसी तरह वो टैंग और मलाई बोटी यू आर लकी वन कि आप यू आर गेटिंग मलाई बोटी डेली इफ्तार पे। मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक दो यानी एक दो मीन तीन समोसे बहुत छोटे, बहुत अच्छा ठीक है, कोई इतने बड़े नहीं, तो बस उसी से अवतार होता था। बाद में कहीं जाके देखिए अगर हाइजीनिक समोसे है ना तो कोई इशू नहीं। इशू ये होता है कि जो ऑयल है, अगर आज वाला ऑयल वो जो डिस्कार्ड कर दिया जाए तो फिर फ्रेश में अगर वो बनते हैं तो फिर इतना इशू नहीं होता। इशू होता है कि वो बार बार रीहीटेड और या सामान कल के समोसे बच गए हैं और फिर वही दोबारा रीहीट करके गए और उससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस या इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज फ्रेश जो चीज बनती है और फिर ऑयल के अंदर उनको जब पका लिया जाता है तो मोर और लेस स्टरलाइज्ड हो जाता है। हाँ, जम्स तो उसमें मर जाते हैं ना, वो फ्रेश है। सिर्फ प्रॉब्लम वही है वो दोबारा बार बार रीहीटेड है या पैर के बने हुए हैं और पड़े हुए हैं, वहीं पे मक्खियां हैं, तो वो प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो डॉक्टर इस दफा रमजान में कुछ मरीज आए आपके पास ऐसे के जो कुछ शिकायतें लेकर आए हों कि रोजे की वजह से मसला बन गया? रोजे की वजह से तो बहुत कम लोगों में मसला बना है। मतलब 1 ऑफ माय पेशेंट, उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था और माशाल्लाह रोजों में वो कहता है जी मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा अच्छा देखिए कितनी बड़ी नेमत है। ठीक है, तो वो तो उसकी बरकत है। इशू ये होता है कि जितने भी पेशेंट है, स्पेशली शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट, इनकी कई दफा डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। रीजन जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि रोजों में आपने कन्वीन का भी इस्तेमाल बढ़ गया, समोसे पकौड़े भी, तो नमक का इस्तेमाल बढ़ गया। अब अगर आप वो ज्यादा मिकदार में लेंगे तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सेम खजूरें 1 से 2 खजूर नो इशू, लेकिन अगर आप 7-8 खजूरें ली, 1-2 केले भी खा लिए, फिर फ्रूट चाट की भी बड़ी प्लेट खाई और उसके बाद 2-3 चपाती खाई, तो आपका क्या होगा, इमीडिएटली जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इशू हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। सो वो आपका बजाय कंट्रोल होने की, अदरवाइज आजकल तो हम शुगर के पेशेंट में आम रूटीन में इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, तो उससे भी कि ताकि उनका वेट कम हो। तो यही हमारा भी एतदाल पसंदी का दर्स है। अच्छा, लोग ना ये समझते हैं बुनियादी तौर पर कि सारा दिन हमने भूखा गुजारा है और कुछ खाया पिया नहीं है, तो हमारे जिस्म की जरूरत है, हमें बस वो क्या कहते हैं पंजाबी, मेरा ख्याल है ये भी आपका मिसकंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने ना सारे लोग ऐसे नहीं है। आपको देखिए, अगर आप 10 बंदे हैं, 10 में से 2 होंगे जो ये वाली सोच के होंगे, 2 वो होंगे जो बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहे, बीच में कोई 6-7 ऐसे हैं जो एतदाल पसंदी में चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज पूछनी थी मैंने आपसे,
ایک پروگرام ٹی وی میں چلتا تھا کہ جس میں وہ ہوسٹ کرنے والے ہوسٹ کرتے ہیں اور ایک خاتون بیٹھ کے پیچھے ہنستی تھیں. کیا آپ نے ان کو مسکرانے کے لیے رکھا؟ اچھا نہیں، یہی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع دیا تو یہ دیکھیں نا، بڑی عام بات آپ نے کی ہے، کیونکہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جب سے میں نے عید مانگی ہے شاید میں آپ کو اچھا نہیں لگا. نہیں ایسی کوئی بات. یہ تو ابھی سوال کریں گی آپ کے لیے. جب رمضان میں دیگر بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ابھی تو چلے ماہ رمضان سردی میں آئے، گرمیوں میں بھی رمضان آپ کے تو مشکل ہوتا تھا؟ مطلب رمضان ایک طرف گرمی، دوسری طرف آپ کی ایکٹیویٹیز جو صبح و شام آپ فلاح و بہبود کے کاموں میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تیز دھوپ میں اور سخت گرمی میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ گرمیوں میں ویسے بھی لمبا ہو جاتا ہے، اس کی ڈیوریشن لمبی ہو جاتی ہے. پہلا روزہ جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد باڈی جو ہے نا خود بخود ٹیون ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ پھر سارا دن پیاس بھی نہیں لگتی، آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی، اور روزے سے پہلے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں اب ہمیں کچھ کھانا چاہیے. تو میرے خیال میں ایک آدھے دن کے علاوہ، اور مجھے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب آگے تو پہلا روزہ بھی نہیں فیل ہوتا الحمدللہ. وہ بھی ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا. ویسے روٹین میں پانی کی انٹیک زیادہ رکھتی ہوں، اور ایسا اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا ہے کہ روزہ شروع ہوتے ہی میرے یہ فیلنگ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور میں یہ اللہ کا خاص کرم ہے. جو لوگ دل سے اس نیت سے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، اس کے حکم کے مطابق رکھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ دینے والی ذات اس کی ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، بڑی رمضان کی ہوگی. اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ سارا مہینہ بھی رمضان کرتا رہا اور ہمارے ساتھ، اور اب بھی رمضان پر باتیں کر رہے ہیں. علی بھائی تو میرے خیال میں عید کا آغاز آپ بھی کریں. بالکل، عید کیونکہ خوشیوں کا تہوار ہوتا ہے، تو میں آپ سے سوال کروں گا. اچھا یہ بتاؤ تم نے شاپنگ کیا کی ہے؟ شاپنگ لاہور کے اندر تو اس میں خواتین ہی جیتتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نہیں جیتے. ہم لینے گئے اور خالی ہاتھ ہی واپس آئے، کیونکہ اتنا رش تھا. سبحان اللہ. ہاں یہ بات آپ کو لاہور میں تو دیکھ لیں. مجھے تو آپ کے کپڑے بالکل برانڈ نیو لگ رہے ہیں. یہ ویسٹ کوٹ تو مجھے بالکل لگ رہا ہے پہلی دفعہ پہنی ہے آپ. گھڑی کسی نے تحفے میں دی، آپ جیسے ہمیں آج تک کسی نے تحفہ نہیں دیا. کیا بات ہے. اچھا ہم یہ ویسٹ کوٹ یہ بھی تحفے میں ہی آئی ہے، لیکن یہ تو پھر ہو گئی نا، نئے کپڑے تو مل گئے. تم تو بڑے سیاستدان ہو. سیاستدانوں کو برباد کیا ہوا ہے. شعبے سے ان کا تعلق. اس کو گفٹ ہی بہت مل رہے ہیں. مجھے کیوں نہیں ملا؟ مجھے تو خود ہی کپڑے سلوانے پڑے دردیوں کے پاس دھکے کھا کھا کے. کسی نے تحفہ نہیں دیا. سیاستدانوں سے لوگ محبت تو کرتے ہیں، ویسے ہی تحفہ نہیں دیتے. تحفے نہیں دیتے. دیانتدار سیاستدان کو کوئی تحفہ نہیں دیتا. تحفہ ان کو دیتے جن سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے. ہاں یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. یہ جو ہوتی ہے نا تحفہ، ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کے رشوت کے اس میں زمرے میں اس کو لینا دینا کرتے. تحفہ تو وہ ہوتا ہے کہ آپ بے لوس کسی کے کو دے رہے ہیں، تو پھر تو تحفہ وہ تو بہن بھائی دے سکتے ہیں، یا اپنے بچے دے سکتے ہیں، اپنے گھر والے دے سکتے ہیں. لیکن آؤٹ سائڈر کو جب تک آج کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس میں تحفے تحائف آپس میں دینے کا حکم ہے، لیکن اس کو ہم غلط انداز میں جو ہے نا اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر کسی سے کوئی کانٹریکٹ لینا ہے، کوئی ٹھیکہ لینا ہے، تو آپ جائیں گے، آپ جا کے بڑے بڑے تحفے بھی لے جائیں گے، مٹھائیاں بھی لے جائیں گے. تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. ویسے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان قوم جو ہے وہ چیریٹی میں بہت آگے ہے، اور پورا رمضان لوگوں نے بہت زیادہ افطاریاں بھی کروائی ہیں، راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. سب لوگ یہ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بہتات سے ہو رہی ہیں، تیزی سے پھیل رہی ہیں. تو اب آپ لوگوں کی باتیں سن کے میں سمجھتی ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے جتنا رمضان ٹرانسمیشنز دی ہیں اس میں اچھی باتیں کی ہیں. لوگوں کو دین کی بھی تعلیم ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. ناظرین جیسا کہ آپا نے فرمایا ہے ابھی کہ ان کو تحفہ نہیں ملا، پھر ہمیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو ملتے ہیں یا نہیں. ڈاکٹر صاحب کو ملتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کو ملتے ہوں گے، مجھے یہ لگ رہا ہے. کیا جی جی بالکل ملتے ہیں. یہ دیکھیں گھڑی مجھے، یہ دیکھیں میرے بیٹے نے دی دی. مجھے بھی بچوں نے دی ہے، مجھے بھی میرے بیٹے نے دی تھی. بیٹے نے کہا گھڑی زبردستی کی نہیں پہنے، آپ کے ہاتھ پہ اچھی لگتی ہے. آپا پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی عید کی تیاری کیسی ہوتی ہے، تھوڑا ہمیں بتائیے. کہ مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے تو اس دفعہ کپڑے کیسے؟ بیٹا بات یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے نا بڑا انتظار ہوتا تھا عید کا، اور زمانے میں عید کی نا رونقیں ہی کچھ اور ہوتی تھی. اب تو ہر دن عید کا ہے بچوں کے لیے، اور ہر رات شب رات ہے بچوں کے لیے. کیونکہ اس وقت ہوتا تھا ہمارے بچپن میں
کہ عید پہ ہی ہوتا تھا کہ سب ملنے جا رہے ہیں, ملنے کے لیے سب لوگ آ رہے ہیں, چوڑیاں, زیورات, اپنا کپڑے گوٹے لچکے والے, مہندیاں, یہ سب کچھ عید پہ. ہاں یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی لگی ہوئی. اچھا تو وہ یہ جو چیزیں تھی نا یہ ہوا کرتی تھی عید کے موقع پہ, بقرعید کے موقع پہ. اب تو ہمارے بچے جو ہیں ادھر آرڈر کیے بغیر تو کوئی بچہ رہتا نہیں ہے, ہر چیز ڈور اسٹیپ پہ مل رہی ہوتی ہے, اور ہر وقت موبائل ہے, ہر وقت تفریح ہے, جہاں دل چاہ رہا ہے جا رہے ہیں, جہاں دل چاہ رہا آ رہے ہیں. وہ جو کلچر تھا نا ہمارا پہلے والا جس میں بہت زیادہ انتظار ہوتا تھا, اس میں کافی کمی آ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تیاری ہوتی. عید کارڈ آپ نے لکھے؟ بالکل, عید کارڈ اب فون پہ لکھے جاتے ہیں نا. اب وہ بیچارے جو پرنٹر ہے نا ان کا کاروبار آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا, ہم تو میں اور میم تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ تو باقاعدہ مثلاً مڈ رمضان میں مجھے اچھی طرح یاد ہے اردو بازار جانا, وہاں سے کارڈ خریدنے, لکھنے اور یہ وہ. اور یہ جو موبائل یا جس کو میں اس کو پام ٹاپ کا نام دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب اس پر تو شعر بھی لکھے جاتے تھے, کوئی شعر یاد ہے آپ کو اس زمانے کا؟ یار وہ ڈبے میں ڈبا, ڈبے میں کے لاکھوں میں, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ اس نے موبائل نے ہمارے سے بہت کچھ چھین لیا. بالکل ایسے. یہ اتنی اچھی چیز ہے یہ پام ٹاپ جو ہے کہ یہ جب آیا, اس سے پہلے میں آپ لوگوں کی بات کروں گا فار اسٹوڈنٹ, تو اس میں ساری بکس تھی, پڑھنے کا سامان تھا, ایسا ہی, اور آپ ہر طرح کی ایکٹیویٹی تھی. وہ چیزیں اب بھی ہیں. انفارچونیٹلی آج سے تقریباً 26 سال پہلے جب اس پام ٹاپ کے اندر سم کی ایڈیشن ہوگی, یہ فون بن گیا, اور پھر کیمرہ آ گیا. درست. اب کیمرہ آیا, کیمرے کے بعد تب تک بھی ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, پھر سوشل میڈیا کا دور آ گیا, فیس بک اور واٹس ایپ. اس پہ آپ کے جو دوست ہیں, ان کے یو پیپل آر انلکی ان اے سینس کہ ہمارے جو دوست ہیں مگر آج سے 40 سال پہلے والے جو دوست ہیں آج بھی وہ دوست ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو 200 کی فرینڈ لسٹ ہے, جب آپ آپس میں ملتے ہیں تو آپ ہاتھ بھی نہیں آگے ایک دوسرے کے بڑھاتے. تو وہ کیا ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے, بنے ہیں دوست ناسے, کوئی 4 سال, تو وہ جو ٹھیک ہے. سو مطلب یہ کہ یہ دوستی آرٹیفیشل دوستی ہو گئی. دوسرا اس نے جو نقصان کیا اسٹوڈنٹ کا, اب ساری رات وہ فیس بک پہ بیٹھے یا چیٹ, اب وہ ٹک ٹاک اور بلا بلا پتہ نہیں کیا کیا آ گیا, ٹھیک ہے. وہ اتنی چیزیں آ گئی, اور اوپر سے جو آپ جینزی لوگ ہو, ٹھیک ہے, جن کا پہلے ہی آلریڈی اسپین شارٹ ہے, سو اس کا اس نے اور زیادہ بیڑا گرک کر. وہ اسی لیے میں نے صبح جب میڈم لیکچر لیتے ہیں تو جا کے بچوں پہ جا کے اٹھ جو پاجی لوگ آگے کہ اب اٹھ جو لیکچر پہ بیٹھے ہو, اب وہاں پہ سو رہے ہوتے ہیں. اچھا یار, آپ کے ساتھ ہوئے کبھی ایسے لیکچر لیتے ہوئے آپ سو رہے ہو؟ آج آپ سلا دیں گے, ابھی تک وہ مسکرا رہے ہیں نا خالی بیٹھے ہوئے. ہاں سچ بتائیں, اکثر ہو جاتا ہے, بات تو سچ ہے, بات کی. بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ مسکراتا ہوا چہرہ جو ہے یہ کلاس میں جب سوتا ہوگا تو پتہ نہیں کیسا لگتا ہوگا. یہ بھی سوال ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا اس دفعہ عید کی کوئی خاص شاپنگ کی یا ہوم منسٹر کی طرف سے کی گئی؟ نہیں, ہوم منسٹر کی طرف سے تو دیکھیں بچوں کے لیے تو ہمیشہ سے ہوتا ہے. ٹھیک. جو مجھے ڈفرنس فیل ہوتا ہے نا, جو آپ نے اپنا شروع میں دکھڑا سنایا تھا کہ عیدی نہیں ملتی, عیدی نہیں ملتی, تو جب میں آپ کی تو سب سے پہلا دکھ مجھے بھی یہی ہوا تھا کہ وہ جیسے کالج جانے کے تو اب آپ کو مل رہے ہو, ہمیں مل جاتے تھے. ایک اور تکلیف جو سب سے زیادہ ہوتی تھی بچپن میں, عیدی تو مل گئی, سب نے دے دی, ٹھیک ہے, اب بعد میں جیسے ہی عید کا رش ختم ہوا گھر میں امی آگے کی یہ نکال, اس سے بڑا دکھی لمحہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ عید اما ابا لے جاتے تھے, اما ابا کا بھی تو حق کرنا. بالکل. اچھا آپ بھی اب اسی روایت کو قائم کیا؟ میں نے ہاں ایک رکھا, اپنے دور میں رکھا. بچے آج بھی مجھے تانا دیتے ہیں کہ آپ عید کا ایک آنا ہم سے لے دی. میں کہتی تھی دیتی بھی تو میں ہی تھی نا. اب میرے بچے جو ہیں نا, اب وہ ماشاءاللہ ان کی بھی اولادیں, تو آپ کی مسز بھی یہی کرتی ہیں.
या रिवायत हर जगह? मैं कोशिश करता हूँ लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, वो कहते हैं ना जी ना, जी ये हमारे पैसे हैं, आपने जो करना है करें। इशू ये है कि देखिए उस वक्त हमें तो देखो 5 रुपए मिलते थे या फिर 10 हो गए या 100 हो हमने गया। तो वो भी दौर देखा जब 1 रुपया मिलता था, हाँ जी, हमने तो वो 1 दौर भी रुपया ही देखा। जी। हाँ, 1 रुपया ही दी होती तो थी। वो उसकी एंजॉयमेंट जो है उस दिन जनाब, वो उसके खुशी से ऊपर से नए कपड़े, जी। और छोटे बच्चे ने जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हो तो वो जमीन पे ही उसके पाँव नहीं लग रहे होते। ऐसा ही। और जब तक वो खर्च ना कर ले, कि जो भी टक शाप है, जो जी भी हाँ। मले, तो उस वक्त तक उसके पेट में तो मरोड़ उठते रहते थे ना। वही एक दिन आजादी का होता था कि हमें इजाजत होती थी कि हम अपनी मर्जी से वो पैसे खर्च कर लें, जो भी जी हाँ। अगर वो मिसाल के तौर पर 100-200 इकट्ठे हो ही गए जी हाँ। तो उस जमाने के मर्जी से हिसाब हम- से बड़ी रकम होती जी थी। हाँ। उसमें से अगर माँ बाप ने हमें एक आधा रुपया दे दिया कि चलो ये तुम लोग खुद इस्तेमाल कर लो, तो इतनी बड़ी खुशी होती थी कि टेक्स शॉप पे जाके हम अपनी मर्जी से कुछ ले लेंगे। हाँ, वरना वो हाँ। दौर हमने जो देखा है ना, उसमें माँ बाप का बहुत कंट्रोल होता था। ऐसा आज के ही। दौर में बच्चे जो है ना उस कंट्रोल से निकल गए। अच्छा, अब मेरे बच्चे उस वक्त तो नाराज होते थे कि हमसे आप ईदी ले लेती हैं, अब माशाल्लाह उनके अपने बच्चे हैं, जवान हो गए। अब वही रोना वो रोते अब वो जब कहते हैं ना, ओ यार ये पैसे मुझे वापस करो, तो वो बच्चे जब आगे से नहीं 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 बाबा हमने आपको नहीं देने, तो यूं करके देखते हैं, तो मैं उनको यूं करके देखती हूँ। आप समझ आइए। बहरहाल मैं ना अली, मैं इस रिवायत को बदलूंगा, तजदीद करूंगा इस रिवायत की। बहुत यानी आप ईदी नहीं देंगे? मैं नहीं मैं हाँ। अपने बच्चों से इस तरह नहीं लूंगा। मैं, मेरी अम्मी जी शायद देख रही हूँ, तो इसका कौन तो गवाह मैं होगा? अम्मी जी ऐसा नहीं करूंगा। खैर आप लोगों ने हमारी हमारे ईद साथ पर ऐसा- बहुत कब्जा किया है। बहुत कब्जा किया। और ये मुझे ना हमारी मैम की बातें भी मेरे कानों में पड़ रही हैं, तो वो पूछ रही है कि बेगम पे कंट्रोल कैसे करोगे। तो भाई मैं शरीफ आदमी हूँ, जैसे वो चाहेगी, लेकिन बच्चों के मामले में मैं उसे बहरहाल उस वक्त हार जाएंगे। हाँ उस वक्त हम हार जाएंगे। अच्छा, ये सारा जोर जो है ये मौंग पे चलता है। अल्लाह बेगमात के आगे आ जाके सब सरेंडर कर देते हैं हाय, कि हाय, ये जो हाय। कहेंगी वो शुक्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल है इसके बारे में। देखिए मैं तो जी वो तो आपका लाइफ पार्टनर है ना, उसके बगैर आप इनकम्प्लीट है। ऐसा ही है। सो वो उसका जोर चलना चाहिए, हम्म, दोनों का वाइस वर्सा। सो बच्चों को, मेरा तो अपना ये ख्याल है कि मैं मैडम से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि बच्चों को कोई 50% वालिदैन को वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आगे भी देनी होती है। तो बच्चे छीन छून लेते हैं इतने नहीं, बड़े- बच्चे सारी ले लेते हैं हम मैम। लोग मजलूम थे, हमसे माँ बाप ले लेते थे, हमारे बच्चों ने हमसे काफी कुछ ठगा, उन्होंने इतना नहीं माफ किया हुआ, और अब आगे से उनके बच्चे भी उनके साथ वही कुछ कर रहे हैं। तो हम कहते हैं अच्छा भी ये तो जो करोगे वही भरोगे, वही आपको होगा। बचपन में जो ईदी आपकी सबसे ज्यादा जमा हुई हो, आपको याद हो कोई? हाँ, मेरे ख्याल में देखें, मेरी बात सुने, अव्वल तो ये है कि उस जमाने में तो अर्ली मैरिजेस हो जाया करती थी। मेरी 76 में शादी हुई थी, तो माशाअल्लाह। उस वक्त जो मेरा ख्याल था कि आप 76 में पैदा ही ब्याह करा दिया। देखा मैं माशाल्लाह। देखिए वैसे आप तो उम्र चोर। हाँ, और खवातीन छुपाती है, इस लेकिन साल आप 50 साल बड़ी हो जाएंगे राज जो शादी है। को ही। तो वो अब देखिए ना, उस दौर में तो ये होता था कि जिसके पास भी 100-200 इकट्ठे हो गए माशाल्लाह। तो वो तो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। ऐसा ही उस है। वक्त सही। हाँ, वो हम जमा कर लेते थे, रख लेते थे, उसमें से अम्मी हमारी ले लेती थी। मुझ पे तो फिर एक स्टेज आई जब मैं बड़ी होगी तो अम्मी मुझ पे ट्रस्ट करती थी कि भाई ये अपने पास रखेगी, इसको आदत नहीं है जाय करने की, तो ये जमा रखेगी। इसका मतलब कंजूसी थी आपके अंदर? नहीं, मैं वो थी, ख्वाहिशवार। मैं ख्वाहिशवार थी, अच्छा। आज तक हूँ। ठीक है। हाँ, ऐसा लेकिन नहीं है। कितना- ये शादी बड़ी- की- देखिए ना उस दौर में, जिस दौर की आप बात करें, मुझे याद है 81 में मेरा फर्स्ट टाइम 5th क्लास में था, स्कॉलरशिप लगा, तो 15 रुपए पर मंथ था, और 250-300 तो मेरी अम्मी कहता मुझे वो लेके गई कपड़े की दुकान पे, वहां से जाके उन्होंने 2-3 सूट खरीदे कि ये मेरे बेटे के जिनके तो उनके लिए तो बच्चे, माँ के लिए तो होता है। और उसके बाद वो जो दुकानदार को भी बताया कि ये इसके पैसे हैं, तो मैं उनमें से लेके दे रही हूँ। तो उसने भी, शायद मुझे याद पड़ता है कि उसने स्पेशल रेट, उसने कहा कि ये बच्चे, अच्छा ये बच्चे के पैसे इसके अच्छा, उस जमाने में देखे ये कितनी रवादारी थी और कितना एहसास था कि एक बच्चे के पैसे हैं तो दुकानदार भी उसमें अपना फौरन उसकी सिंपैथीज भी आ गई, उसकी मोहब्बत भी आ गई। हाँ, मोहब्बत भी आई। ये मुझे तो अच्छी ये- तरह याद है, ये 82 की बात मैं कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए ना, ये कैसा वो दौर था। वक्त के साथ साथ लोगों के रवैयों में बड़ा चेंज आ गया है। और अभी हम लोग बहुत अच्छी बातें, मैं नहीं चाह रही कि ईद का दिन है हम कोई ऐसी बात करें, लेकिन हमें
बदला माला हम एक बहुत बड़ी जंग से गुजर रहे हैं, ऐसे इतनी खतरनाक बिल्कुल जंग ऐसे, से हम गुजर रहे बिल्कुल हैं, और दिल है कि अंदर से खिंचा जाता है। ऐसे। मैं नहीं चाह रही थी कि हम पहले अच्छी बातें कर लें, क्योंकि हमें हम- अल्लाह ताला ने कहा तुम हर हाल में खुश रहो, बिल्कुल ये हमें हुक्म है कि हर हाल में खुश रहने का हुक्म है इंसान को, दुरुस्त सब्र है, करने सही। का हुक्म है। लेकिन आज हम फलस्तीन के देखें और फिर ईरान में जो कुछ हो रहा है वो देखें, और फिर जो उस जंग की आड़ में बेगुनाह इधर उधर के लोग जो खत्म हो रहे हैं, और हम इस अपने कुरार्स के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हमें इसको लगता है कि ये क़यामत से पहले कोई क़यामत आके कहीं ऐसा ना हो कि हमें सब प्लेनेट को इसके मदार से निकल जाए और ये जाके कहीं और खलाओं में चला जाए, या ये फट जाए, या कुछ इसका कुछ और ही क्रैश हुआ हो। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सुपर पावर्स सही। सारा कुछ समझती भी हैं, देखती भी हैं, और पता नहीं क्या शैतानियत है, ना मालूम ये कौन सी शैतानी कुव्वतें हैं जो पीछे बैठी हुई हैं, जो अमन अमान इस दुनिया को एक अमन का गहवारा नहीं देखना बनने दे चाहती। रही, बिल्कुल इसमें ऐसे ही एक है और ना। चीज भी है मैडम, अभी जो टेम्परेचर इफेक्ट है कि मार्च में हम बहुत अच्छा वेदर फील करते थे, एंड दिस टाइम जो हीट वेव है, जो ऐसे फील हो रहा है जैसे जून में अप्रैल का बैठे एंड है या मई जून हो गया है, कि 40 के करीब ±2 टेम्परेचर आपको मिल रहा जी है हाँ। अच्छी खासी। सो इस दफा तो मार्च में हमने शुरू में ठंड तो रजाई भी उतर गई और पंखे भी चल गए। पंखे भी चल गए, बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, ईरान का, फलस्तीन का जिक्र हुआ, और यकीनन हमारी धड़कनें उनके साथ धड़क रही हैं, हमारे दिल उनके साथ धड़क रहे हैं, पर हमारी दुआएं हैं उन सब के साथ। और हम सबको चाहिए जिस हद तक हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से हम अपना किरदार अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फलस्तीन के बच्चों पर भी रहम फरमाए, और आज ईद के दिन हमें नहीं भूलना चाहिए अपने उन मुसलमान भाइयों को। और ये देखिए, सिर्फ इसको मजहब तक भी न लीजिए, इंसानियत का भी ये रिश्ता है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ कहीं भी है, देखे ना, ये इंसानियत का राग इलापने वाले, उनको यहाँ इंसानियत क्या नजर नहीं आता। नजर नहीं आती है। सबसे बड़े इंसानियत के लंबरदार बनते हैं जी, अमेरिकन। इसकी बात करें। तो कहाँ गई इंसानियत उनकी, कहाँ गया वो ऐसे। अमन का नोबेल जी, इनाम, जी, जिसके लिए वो बिल्कुल दावा ऐसे। करते थे कि सबसे बड़ी बड़ी जंगें मैंने छुड़वाई हैं। जी। कौन सी छुड़वाई हैं? आपने वेनेजुएला के अपना वो प्रेसिडेंट को सोते में उठा के ले जाके अपने कैदोबंद में रख लिया, उनको ऐसे। सारा तेल, खुद आके फखरिया कह रहे हैं कि हम जनाब सारा तेल ले आए हैं। ऐसे ही मतलब आप डकैती कर रहे हैं, बेसिकली आप डाकू हैं, दुरुस्त, बिल्कुल और ऐसे आप ही। बरमला उसका इजहार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फखरिया कि देखा मैं अपने वहां से इतने तेल के जहाज भर के ले आए हूँ, अब हमें ये। और फिर कौन होता है ईरान, मुझसे पूछे बगैर अपने वो जी। लीडर का इंतखाब करने वाला मुझसे तो पूछ रहा था। कोई भी मजहब नहीं। भी ऐसा नहीं है, हर मजहब में मोहब्बत, रवादारी मौजूद है, और ये जानवरों के साथ जी बिल्कुल ऐसे ही है। सलूक। मेरा तो इस मौके पे यही है कि ना सिर्फ आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो आपके यहाँ जो भी लोग हैं जो ईद पे जिनको कपड़े नहीं ले सकते, या आप देखते हैं कि वो अपनी ईद की खुशियों में उनको जरूर शामिल जरूर करें, शामिल करें। ताकि उनको ईदी जरूर दें। बिल्कुल आपकी ये जो थोड़ी सी पॉकेट मनी उनके लिए शायद जी। ब्लेसिंग हो। फितराना So, खास तौर ऐसे से। ही। वो तो मैडम आपने हमारे ऊपर जी हाँ, एक वाजिब है। अल्लाह की वाजिब तरफ है, से। और वो उधर से है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, जाहिर बात है वो अल्लाह वो तो वो फराइज आप में सारे आते हैं। फराइज जी, में जी, शामिल है, वो फराइज सारे में कर ही रहे। उसके साथ साथ भी और भी अगर देखें, ताकि सब लोग इस ईद के मौके पे खुशी का इजहार, और अल्लाह मियाँ हमारे हाल पे रहम करे, बेशक, क्योंकि आमीन। सूरत जो है अक्रॉस द वर्ल्ड पैनिक सूरत है। ठीक है ना, हमारे भी कुछ प्यारे जो मिडिल ईस्ट में है, सऊदीया में बहुत है, लोग। या इवन तो आप देखें इन दिनों बहुत सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से इस जंग की वजह से नहीं मिल सके। रीजन क्या है कि एयर फ्लाइट्स बंद है। फ्लाइट बंद, जो मेरी छुट्टी वाला दिन होता है वो घर पर घर मतलब ये दोस्तों का भी क्या है। मतलब है कि आज भी आप हॉस्पिटल जाए, आज भी आप नहीं, मतलब वो नहीं, अच्छा, कभी वो जाना चले पड़ता है, जाए। वो जाना पड़ता है। देखिए हमारा जो प्रोफेशन है ना, जी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, मसलन हाँ। डॉक्टर बनने के बाद जो मुझे सबसे पहला ये हुआ कि जब तक वसीयत मैं की शोभा एसोसिएट इसलिए- प्रोफेसर नहीं बन गया, मेरी कोई ईद ऐसी नहीं थी जो मैं अपने वार्ड में नहीं गया हूं। ओ, ठीक क्योंकि जो टीम होती है हमारी, आप उनके लिए जाते हैं, चाहे अगर इमरजेंसी डे है फिर तो मस्ट, मस्त। अगर इमरजेंसी डे नहीं है तो जो आपकी टीम है उधर बैठी हुई है, सो उनकी दिलजोई के लिए आप जरूर जाते हैं।
नहीं भी जाए तो फोन पे उनसे हाल चाल पूछते हैं, किसी पेशेंट का इश्यू होता है या कोई पेशेंट क्रिटिकल है तो यू हैव टू गो। पर खुशी भी होती थी ऐसे, मतलब ईद के दिन अगर आप सर्व कर रहे हैं नेशन को, तो देखिए जो मुझे नहीं इल्म कि मुझे इसको क्या नाम देना चाहिए, ये आपका ड्यूटी जो है, ये आपका फर्ज है। और फर्ज जो है या जो भी आपकी ड्यूटी है उसको अगर आप सही तरह अंजाम देते हैं या सर अंजाम देते हैं तो उससे बढ़कर और कोई खुशी की बात नहीं होती। मतलब इसकी मिसाल में ऐसे बात की आपने इतनी, यानी माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि जो मेरा प्रोफेशन है ना, जो मेरा काम है जी, इससे ज्यादा मुझे खुशी किसी चीज में नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक। कोई कहना कि आपने तफरी क्या करनी है, तो मुझे तफरी में अगर मैं सोचूं तो मुझे अपना जो काम है ना वो सबसे बड़ी तफरी है। और जिन लोगों को अपने कार्य खैर में मजा आता है ना, मैं कहती हूँ उससे बड़ी कोई तमानियत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। उससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। अब जैसे वो कह रहे कि मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो मेरा ख्याल में घर में रिश्तेदारों में सबको माशाल्लाह सब अपने अपनी जगह खुश है। तो वो जो किसी बीमार का हाल जाके पूछ लेना, उसका इलाज जाके कर लेना, क्या बात, तो उसके लिए जो आप अल्लाह के सामने एक सुरखरू होते हैं, उसका कोई दर्जा नहीं है। अच्छा, आप भी बहैसियत सियासी कारकुन भी और अवाम की फलाह बहबूद के लिए, फिर ख़वातीन के लिए आपका बड़ा किरदार है और इस टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप देख रही हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप हुकूमत में हैं या तो आप तो बिल्कुल यानी आपका ताल्लुक हुकूमत से ना भी हो तो ये काम आप पे जारी है, फलाही काम तो हर वक्त जारी है। अब जब कभी आप MPA भी थी तो तब की जिंदगी ज़ाहिर है ज्यादा मसरूफ थी, तो तब ईद भी आती थी तो आवाम आती थी आपसे मिलने के लिए, लोग आते थे, बहुत आते थे। और सुबह ही सुबह ये होता था कि अब भी आते लोग, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेलफेयर के काम तो रुक ही नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं, कोई भी सियासतदान वेलफेयर के काम किए बगैर सियासतदान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, सियासतदान होता ही वो है जो कि लोगों की तकलीफ को महसूस करता है और कुछ सर्व करने की उसमें सलाहियत होती है, वही आगे बढ़ के सियासत कर सकता है ना। ये तो पैगम्बराना रवैया है, बल्कि शोभा है। तो आप जितने बड़े बड़े माशाल्लाह पैगंबर देख रहे हैं, वो सारे के सारे अपनी कौम के लीडर थे, वो सब सियासतदान थे। सियासत को आज के दौर में एक गलत नाम समझ लिया गया है और उसको गलत चीजों से मंसूब कर दिया गया है। सियासत करना तो एक पैगंबराना रवैया है, रोल है, तो उसको तो इससे आप निकाल ही नहीं सकते। और वेलफेयर, इंसानियत के लिए सर्व करना सबसे ज्यादा किसके हाथ में होता है? सियासतदान के हाथ में होता है। ऐसा ही। मैं जब तक असेंबली में थी जी, तो मैं वक्त की चूंकि पाबंद हूँ, तो सुबह 9 बजे का अगर इजलास है तो 9 बजे मैं जाके अपनी सीट पे अकेली बैठी होती थी। मुझे फिर स्पीकर साहब ने कहा कि तो कोई भी नहीं है, तो मैंने कहा जी फिर आप ही बैठे, आप शुरू कर दें, देखी जाएगी, बाकी लोग शर्मिंदा होंगे, खुद ही वक्त पे आने लगेंगे। तो बहुत दफा ऐसा हुआ कि लेट होने के बावजूद भी 1-1 घंटा हम लोग शुरू हो जाते थे और कोरम पूरा नहीं होता था, चंद लोग होते थे। हालांकि मैं अपोजिशन में थी, स्पीकर साहब जो थे वो गवर्नमेंट के थे, लेकिन वो इस बात से मेरी बहुत खुश होते थे। और हम लोग अपना, और फिर वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए हर वक्त सोशल काम कर सकते हैं, एक मिनट पे एक काम कर सकते हैं। बिल्कुल। आप सोशल इश्यूज वहाँ नहीं है, आप अपनी गली में निकले, आपको जगह जगह इतने काम नजर आएंगे। अब वो सब क्वेश्चन की शक्ल में, तहरीक की शक्ल में, मोशंस की शक्ल में आप असेंबली में काम करें। फिर लेजिस्लेशन, वही 70 साल पुराना अंग्रेजों का कानून जो है ना, जिसमें आना और टका होता था, अब भी बहुत सारे कवानीन में वही चीज चल रही है, उसको भी किसी ने चेंज नहीं किया। ऐसा ही है। तो मैंने अपने दौर में जब भी था, मैंने दयानतदारी से पूरी कोशिश की, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए, कि मैं वो हक अदा करूं कि जो मुझे अल्लाह ताला ने इस मकाम तक पहुंचाया। मैं कौन होती हूँ MPA बन जाने वाली? कितने MPA होंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में? पंजाब के चंद हजार होंगे अभी तक। तो उसमें अल्लाह ने अगर मुझे रखा तो मुझे उसका शुक्र अदा करना है और मुझे वो हक अदा करना है। तो मैंने अपना हिस्सा डालने की भरपूर कोशिश की। लेजिस्लेशन में भी मैं भरपूर हिस्सा लेती थी। लेजिस्लेशन के वक्त खाली हम 3 लोग रह जाते थे, पूरी 450 की असेंबली में 3 लोग, लेकिन मैं खड़ी होती थी जब तक कि मैं अपना उसमें अपनी इनपुट नहीं दे देती थी, जब तक मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं करती थी, मैं खड़ी रहती थी। और मैं सबसे ज्यादा थैंक्सफुल होती हूँ कि उस वक्त जो मेरे लीडर थे चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब उस वक्त इकट्ठे थे, तो उनको मैंने हमेशा ही देखा, उन्होंने हमें बाकायदा टीचर रख के दिए हुए थे जो हमें कानून सिखाते थे, जो हमें बताते थे, और हम उसको
यूज करते थे और वहाँ पे खड़े होके बिल्कुल ठीक। हम काम करते थे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, मेडिकल का जो आपका शोबा है, आपकी रिसर्च किस मौजू पर है और इस टाइम आप क्या समझते हैं आने वाले जो मेडिकल के तालिब इल्म है उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं? देखिए रिसर्च तो बेटा हर वक्त डिफरेंट एस्पेक्ट पे चलती रहती है। नाउ डेज अब जिस चीज पे हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं वो प्रिवेंशन है। एज यू नो पाकिस्तान में 3 बीमारियां एपिडेमिक की सूरत में, ठीक है। एक तो डायबिटीज यानी कि शुगर, बिल्कुल मोटापा, और इनकी वजह से ब्लड प्रेशर, दुरुस्त। ठीक है। सो और ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां, थोड़ा सा अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करें तो हम काफी हद तक इनसे बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हवाले से एक बात भी बहुत, अल्लाह ने आपको ये शर्फ दिया है, यकीनन आपका जिगर की चर्बी के हवाले से आपका बड़ा चलिए आपको समझा जाता है। फैटी लिवर जो है, जिसको अब हम उसका नाम मैसल या मैश कहते हैं, तो जब आपके जिगर पे 5% से ज्यादा चर्बी चली जाती है या चढ़ जाती है तो उसको हम मैसल का नाम देते हैं, ठीक है, स्टीटोटिक लिवर डिजीज। अब इस बीमारी का भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। इफ यू कट डाउन योर वेट जस्ट बाय 3 to 5%, ठीक ठीक, तो आप 3 से 5% वेट कम करते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, यू कैन रिवर्स द फैटी चेंजेस। वो जो फैट है उसको आप तहलील कर सकते हैं। हाँ, अब आपके जिगर में फैट है, फैटी लिवर है या स्टीटोटिक लिवर डिजीज है, और आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की बजाय हमने जो वी हैव बिकम, जी मैं वो टर्म यूज करता हूँ, काउच पोटैटो एंड माउस पोटैटो। मैम इस बात की गवाही देंगी कि घर में एक टीवी होता था, जी ब्लैक एंड व्हाइट, और एक एरियल होता था घर की छत पे। तो छोटे की ड्यूटी होती थी छत पे एरियल जाके के घुमा के वो चैनल आ जाए, चैनल सही आ जाए। अब क्या है, अच्छा, एक बॉक्स है जिसपे 200 चैनल, ऐसा ही है, ठीक है। फिर आपके पास ये आ गया, उसके ऊपर मोबाइल आ गया, अब हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जी जी, और उसके ऊपर फूड पांडा आ गया, तो ठीक है। सो हमने वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम भी है, ये तो खैर कई दफा मजबूरी है, जी मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे कोविड के एरा में अगर ये वर्क फ्रॉम होम ना होता तो शायद हम इसको कोप भी ना कर पाते। सही। और फॉर्चुनेटली हमने दुनिया में देखा कि कोविड में वी परफॉर्म इवन बेटर देन मेनी ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज, ठीक है। इसी तरह अभी भी जैसे हालात बेहतर नहीं है तो गवर्नमेंट ने वर्क फ्रॉम होम है, डिफरेंट क्लासेस को, या तेल की बचत है, या किफायत जारी है, तो ये जो अच्छे स्टेप्स है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मेरा ईद के मौके पे यहाँ पे ये मैसेज है कि खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, इसका खुराक से क्या? जी उसी पे सबसे अच्छी चीज है कि आप बैलेंस डाइट लें, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और उसमें जो हमने जो सबसे बुरी चीज जो अपनी खुराक में शामिल कर ली, मैं भी उसका बड़ी देर तक हिस्सा रहा हूं, अब भी कभी कभार वो करता हूं गलती, कि हमने खाना खाया उसके साथ आपने एक सोडा की बोतल जरूर रखनी है, वो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छी चीज है। और आप लोग जो है वो जो लाल रंग की बोतल पीते हो एनर्जी ड्रिंक, अच्छा, दैट इज बुलशिट, सबसे गंदी चीज, सबसे गंदी चीज, ठीक है। देखिए मैंने बखुदा इनको नहीं बताया कि मैं स्टिंग कितने ज्यादा पीता हूँ, लेकिन जिक्र हो गया, देखिए मैंने पेशेंट देखे हैं कि जो लोग ये बोतल पीते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ये आपने लिया मैं नहीं लूंगा, ठीक है। ये जो लाल रंग की बोतल है ये आपके जिगर को अंदर से ऐसे ही तबाह करती है जैसे इधर से छुरी से आप स्लफ करते हैं मुकोसा। एंड आई हैव सीन पेशेंट कि वन ऑफ माय पेशेंट में मेरी रजिस्ट्रार कहती कि सर कि पेशेंट को HIV कराएं, HIV एड्स का टेस्ट कराएं कि इसके मिकोजा अंदर से इतना इरोडेड है। तो मैंने कहा बेटे मैंने ऑलरेडी इसके टेस्ट करवाने से पहले करवा चुका हूँ। जब उसकी डिटेल हिस्ट्री ली तो वो यही लाल बोतल पी रहा था। सो ये बहुत डेंजरस है यंगर लोगों के लिए, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम। लेकिन इसमें अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप रोज की कितनी पीते? नहीं, एक आध दिन
बाद एक पी लेता हूँ। एडिक्टिव इफेक्ट मैंने देखा, जो लोग पी रहे वो 6-6 बोतलें रोज की पी रहे, मुझे नहीं समझ लगी कि जागने के लिए पीते हैं, आई डोंट नो मैडम, उसमें रिक्रिएशन ऐसे ही, वो नशा, उसमें कोई एडिक्टिव इफेक्ट है कि जो पी रहा है वो 6-6 बोतलें रोज की पी रहा है। सो खैर एनीवे, सो आपने बैलेंस डाइट है जिसमें चीनी और नमक को कम कर दे, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो एक एनर्जी ड्रिंक की बात की, जो कोल्ड ड्रिंक्स दीगर हैं, मैंने तो उस पे पहले मैंने तो उसी पे बात की थी, आपने कोल्ड ड्रिंक उसकी एनर्जी ड्रिंक पे आप आए हो। ठीक है, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक कोई भी देखिए, हमारे यहाँ मैंने पहले बात की शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापे की। पाकिस्तान में एक और बड़ी बीमारी है जो कि मैंने आई हैव वर्कड इन यूरोप एज वेल, जहाँ पे वो मरीज ना होने के बराबर थे, वो मैदे के मर्ज। हमारे यहाँ हर दूसरे बंदे को पेट की दर्द है, रीजन ये एडल्ट्रेटेड बोतल। आप लाहौर में हैं तो शायद आपको 10 में से 8 बोतलें सही मिल जाए, आप लाहौर से जैसे जैसे दूर हटते जाते हैं मरकज से, वो जो रेशियो है वो रिवर्स होती जाती है। सो वो जो एडल्ट्रेटेड बोतल है वो इतनी बुरी है। मतलब स्टूडेंट लाइफ में मुझे याद है, मेडिकल स्कूल में एक बोतल होती थी, आर से शुरू होती थी, काले रंग की थी। अब मैंने कभी जिस दिन कभी वो स्कूल दोस्तों के साथ बता सकता हूँ मैं या? जी आप बता सकते। अच्छा आरसी तो नहीं होती जी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ये की गई है कि किसी भी प्रोग्राम में जाके किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना, ठीक है। तो वो जो आरसी कोला जब भी पीते थे पेट दर्द होती थी। फिर अभी हमने देयर आर स्टडीज, वो लोग जो बोतलें ज्यादा पीते हैं उनमें शुगर का मर्ज ज्यादा है, उनमें मैदे का मर्ज ज्यादा है। फिर हमने हर चीज पे नमक, ताजा फल खा रहे हैं नमक डाल रहे हैं, अच्छा। कोई भी चीज है नमक डाल रहे हैं। तो अगर आप नमक ज्यादा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर का मर्ज, सोडियम उसमें, जी नमक में सोडियम क्लोराइड है। जी नमक जो है, अगर आप सिर्फ, मैं ब्लड प्रेशर के मरीजों की बात करूंगा कि अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी बंदे के लिए 1 चम्मच से कम नमक होना चाहिए। अब ये नमक जी दिन भर में, और सोडियम साल्ट जो है, जो मेटल है, वो 2.4 या 5 ग्राम से कम होना चाहिए। अब ये जितनी चीजें खाते हैं इस नमक के अलावा भी, अगर आप जस्ट वो कम करते हैं 2 से 5 डिग्री ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। और याद रहे, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ लंबे अरसे के लिए, जस्ट 2 डिग्री ब्लड प्रेशर को आप नीचे लाते हैं तो आपका 7 से 10% दिल के अटैक और फालज का खदशा कम हो जाता है। तो आप देखिए लाइफस्टाइल अपनाने, तो हम क्योंकि उसको जो चीज फ्री, और इसके साथ साथ वर्जिश बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप 30 to 45 मिनट ब्रिस्क डेली वॉक करते हैं तो लकड़ हजम, पत्थर हजम होगा और आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। सवाल आपने कहा कि जो दिल के मर्ज हैं वो ज्यादातर मर्दों में रिपोर्ट होते हैं। अच्छा ये सवाल जो है ना, दिल काबू में नहीं होता है। अली दिल तो पागल। आपका सवाल जो है, इस पर वापस आकर बात करते हैं। खाने पीने की चूंकि बात हो रही है, जी, तो हम, आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है इब्न बतूता फॉर टूरिज्म एंड रिसर्च, तो उसके तहत हमने भी बहुत सारी चीजें जो हैं आज बनाई हुई हैं। तो हमारी साथी एंकर वहाँ पर मौजूद है, वो आपको दिखाती हैं कि आज क्या क्या यहाँ बनाया जा रहा है, और आपको पता हो कि वो सब मेहमानों की खिदमत में पेश किया जाएगा। मेरी तो उम्मीद है, पता नहीं मेरी उम्मीद भी यूं टूटती है जैसे आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए क्या बनाया जा रहा है इब्न बतूता सेंटर फॉर टूरिज्म एंड रिसर्च। बहुत शुक्रिया रेहान, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। मेरा नाम है महम। आज हम आए हैं इकतम डिपार्टमेंट में, और मीठी ईद हो और मीठी चीज़ न बने ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या बन रहा है मीठा। अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मौजूद है हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे। हम सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, आपकी ईद कैसी जा रही है? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और अल्हम्दुलिल्लाह ईद का पहला दिन है और बड़ा अच्छा गुजर रहा है। और इस ईद के मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से पैगाम है कि अमन और सलामती जो खित्ते में कशीदा सूरत हाल है, और जो भी इस टाइम हर मुसलमान एक टेंशन से जो है ना वो दो चार है,
یہ میں دعا گو ہوں کہ اس موقع پہ، اس عید کے موقع پہ، اس میٹھی عید کے موقع پہ ہم جو ہے نا وہ خوشیاں بانٹیں اور پورے خطے میں امن جو ہے نا وہ قائم ہونا چاہیے. اور اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے آج ہم آپ کے ساتھ کچھ میٹھی عید کے موقع پہ میٹھی چیزیں جو ہے نا وہ لے کے آیا ہے. اور ابھی ہم شاہ صاحب سے جانیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے نا ہم میٹھی عید پہ ہمارے سب جاننے والوں کے ساتھ، دیکھنے والوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں. جی ضرور، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر، آج آپ کیا بنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی سب سے پہلے تو میری طرف سے اور میری آئٹم کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک. ٹھیک ہے، آج ہم بنا رہے ہیں ایک سویٹ ڈش ہے، سویٹ عید کے اوپر فروٹ کے ساتھ جو ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کمبو سٹائل میں جو کریم ٹریفل کے طور پہ ہم پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا ہم ایک مغلائی حلوہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو کہ ہیلدی ڈیزرٹ ہے، جو ہم جلدی جتنا ٹائم کی بچت کے ساتھ، ٹائم کو دیکھتے ہوئے جلدی جو ہم اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں ڈشز. اب ہم اسٹارٹ لیں گے. جی یہ جو شوگر ڈالی ہے، یہ ذرا اس کو مکس کر لیں گے ایگ کے اندر. سب سے پہلے آئے گا ہی دیسی گھی. ٹھیک ہے، دیسی گھی کے اندر آئے گا ہی فریش جو ہے کھویا. کھویا جو ہے اس میں فریش ہونا چاہیے، زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے. کھویا جتنا فریش ہوگا اتنا یہ مزیدار بنے گا. آنچ کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بالکل کم رکھیں گے تاکہ ہمارا جو کھویا ہے وہ دیسی گھی میں اچھے سے مکس ہو سکے. ہم نے بیسیکلی اس کو اچھے سے پکانا ہے دیسی گھی کے اندر. یہ جی اس کو مکس کر رہے ہیں تاکہ شوگر جو ہے اس میں اچھے سے مکس ہو جائے. تو ہم نے پہلے اس کے اندر شوگر ایگ کے اندر ڈالی تھی. شیف کتنے ایگ ہیں؟ 6 ایگ ہیں. شوگر کتنی ہے اس کے اندر؟ 150 گرام. صحیح ہے، یہ 6 ایگ ہیں، 150 گرام شوگر ہے. یہ دیکھیں جیسے کہ دیسی گھی کے اندر اچھے سے کھویا جو ہے وہ جذب ہو گیا. اب اس کو تھوڑی سی ہم اس کی بنائی کریں گے اچھے سے. یہ جی جو ڈیزرٹس ہیں یہ ڈالیں جی. جی یہ گیا جی جو ہمارا ایگ کا مکسچر تھا شوگر کے ساتھ. یہ ہم جو الائچی کے سیڈز ہیں وہ خوشبو کے لیے، فلیور کے لیے وہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ذرا انڈے کو ہم اچھے سے کوک کریں گے تاکہ جو ہمارا کھویا، ایگ، شوگر اور دیسی گھی کا جو مکسچر ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے. اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ ٹھوس حالت میں آ جائے.
ये देखें, ये स्लोली स्लोली इसकी कंडीशन जो है वो बदल रही है, जैसे कि एक टाइम पे ये बिल्कुल अपने ठोस हालत में आ जाएगा। शायद थोड़ा सा घी और ऐड करें इसके अंदर, हाँ, ताकि ये जो हमारा थोड़ा सा नीचे लग रहा है वो ना लगे। ये ले, हमने ऊपर से दोबारा देसी घी ऐड किया ताकि देसी घी का अच्छा फ्लेवर आए। ये जी जैसे ही अपना नाब जो है वो उसकी पकड़ मजबूत हो रही है, कंडीशन बदल रही है, तो इसमें हम अभी फिर ऊपर से जो है वो थोड़े से नट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। नट्स बोलो प्लेट में वो प्लेट थोड़ा सा इसको साइड पे कर लें ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ये देखें, ये बिल्कुल आपके सामने अपने ठोस हालत में मज़ेदार सा। अब हम इसमें नट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें, जो है मिक्स करेंगे अच्छे से। ये आपके सामने बड़ा मज़ेदार लजीज ठीक है। हम थोड़ा सा इसको इधर आपके देसी घी थोड़ा सा और यूज़ करेंगे ताकि इसमें फ्लेवर जो है वो देसी घी का आए अच्छे से। इस डिश की जो पहचान है जी वो देसी घी और खोया है और नट्स, ठीक है। प्योर हेल्दी डिज़र्ट है, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शेफ रेडी हो गया। अब हम इसकी देंगे प्रेजेंटेशन जी अच्छे से। इसकी जो सजावट है वो अच्छे से करेंगे आपके सामने, ठीक है। प्लेट, एक बोल चाहिए। ये जी इसकी करेंगे प्रेजेंटेशन।
जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतना दिखने में जितना अच्छा लगेगा उतना आपको खाने में अच्छा लगेगा। अच्छे से इसको हम क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा फाइन चॉप पिस्ताशियो देना, फाइन चॉप, ठीक है। और ब्यूटीफुल सी एक प्रेजेंटेशन। फाइनल। तो नाज़रीन, ये थी मीठी डिश ईद के लिए, जो है ये बहुत मज़े की भी थी और बहुत जल्द तैयार भी होगी। तो अब मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। अब चलते हैं स्टूडियो में रेहान के पास।